हेलो एवरीवन, वेलकम टू मंजीत ह्यूमनिटीज पॉइंट अड्डा। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि हम लोग सैम्पल पेपर डिस्कशन कर रहे हैं। सैम्पल पेपर की सीरीज में हम लोग 7 सैम्पल पेपर को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आप लोगों ने प्रीवियस जो 7 सैम्पल पेपर डिस्कस नहीं हुआ है तो वो 7 सैम्पल पेपर को भी आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट होने के बाद आप उसको पहले देख सकते हो। ठीक है। सैम्पल पेपर में हम लोग ऑब्जेक्टिव सेक्शन को टैकल कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव सेक्शन को मैंने इसलिए लिया हुआ है क्योंकि आपको तो पता है 80 नंबर का हमारा पेपर आता है। 80 नंबर के पेपर में 21 नंबर ऑब्जेक्टिव सेक्शन के होते हैं और नियर अबाउट 35% से लेकर के 30% से लेकर के 35% तक ये पूरा का पूरा मेजर सेक्शन होता है ऑब्जेक्टिव सेक्शन। इसलिए हम लोग डेडिकेशन के साथ इसको कंप्लीट कर रहे हैं। हम लोग टोटल 30 सेट को कंप्लीट करेंगे एग्जाम से पहले। 15 से 20 दिन में हम लोग 30 सेट ऑब्जेक्टिव के कंप्लीट कर लेंगे और उस ऑब्जेक्टिव सेट में सारे क्वेश्चन आप लोग के एज इट इज इसी सैम्पल पेपर से ही आपको मिल जाएंगे। ये हम लोग लेटेस्ट सैम्पल पेपर 2024-25 का कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपका कोई सजेशन हो तो आप सजेशन कमेंट में कर सकते हो। अगर आपका कोई डिमांड हो कुछ वीडियो पे कि किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए आपको या कोई ऐसे चैप्टर पे कन्फ्यूजन हो तो डिस्क्रिप्शन में मैं अपना व्हाट्सअप नंबर एंड टेलीग्राम का लिंक मैं प्रोवाइड किया हूँ। मैंने अपनी मेल आईडी भी मेंशन कर रखी है, आप उससे हमें संपर्क कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा। चैनल को अगर आप नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई नीड हो किसी को या कोई नीडी स्टूडेंट हो तो आप उसको शेयर करिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं हम लोग। ओके, सैम्पल पेपर 8। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं हम लोग। विच ऑफ द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हम लोग का दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एग्जाम्पल्स द रोल ऑफ जमींदार ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। देखिए, मुगल पीरियड के टाइम पे जमींदार का क्या रोल था तो आपको पता ही है, आप तो बहुत अच्छे तरीके से जानते हो। जो जमींदार था वो पीजेंट से टैक्स उठाता था और मुगल को प्रोवाइड करा देता था। कुछ टैक्स का पार्ट अपने पास भी रख लेता था जिससे वो अपनी आर्मी मेंटेन कर लेता था और पुलिस का भी कुछ काम वो देख लेता था। ठीक है, तो मेनली जमींदार का क्या काम था, टैक्स को कलेक्ट करना और मुगल तक पहुंचा देना। पीजेंट से टैक्स कलेक्ट कर लेता था। चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हमारे हिसाब से। तो जमींदार वर द प्राइमरली एग्रीकल्चर वर्कर। क्या एग्रीकल्चर के वर्कर थे? नहीं, वर्कर्स तो वो दूसरे से कराते थे काम। तो ये हमारा ऑप्शन कट गया। सेकंड ऑप्शन है जमींदार एक्टेड एज एन इंटरमीडिएटरी हु कलेक्टेड द लैंड रिवेन्यू ऑन बिहाफ ऑफ द मुगल स्टेट। क्या मुगल के बिहाफ पे वो लैंड रिवेन्यू कलेक्ट करते थे? लैंड रिवेन्यू का मतलब जो है टैक्स क्या कलेक्ट करते थे? हाँ जी हाँ, बिल्कुल वो टैक्स कलेक्ट करते थे। तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन हो गया बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। टू विच ऑफ द फॉलोइंग कॉलोनियल पॉलिसीज डिड द परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल रिलेट। परमानेंट सेटलमेंट जो आया था ब्रिटिशर्स ने लेकर आए थे। अब परमानेंट सेटलमेंट कब आया था तो 1793 में आया था। ये याद रखिएगा, कई बार पूछा हुआ है। किसने लॉन्च किया था तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लॉन्च किया था बंगाल में, ये भी याद रखिएगा। तो यहाँ पर लिखा है कॉलोनियल पॉलिसी डिड द परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल रिलेट। बंगाल में जब वो लॉन्च किया था तो किससे रिलेट करता था? क्या रैयतवाड़ी सिस्टम, महालवाड़ी सिस्टम, कि जमींदारी सिस्टम, कि जागीरदारी सिस्टम? तो हम लोग को पता है रैयतवाड़ी सिस्टम तो बंगाल का नहीं था, तो साउथ इंडिया का था। हमारा ये जो परमानेंट सेटलमेंट आया था वो किससे डील करता था? जमींदार से डील करता था। देखिए दोस्तों, मुगल के टाइम पे भी जमींदार ही डील करते थे रिवेन्यू कलेक्ट करने में। जैसे ही ब्रिटिशर्स आए थे, जब उन्होंने बंगाल में रूल अपनी स्टार्ट किया तो उन्होंने क्या किया, जमींदार को एज इट इज इंटैक्ट रखा और जमींदार ही रेवेन्यू को कलेक्ट करके पहले वो मुगल को देते थे, अब वो ब्रिटिशर्स को देने लगे। तो परमानेंट सेटलमेंट जो इन्होंने लॉन्च किया, परमानेंट सेटलमेंट, वो जमींदार सिस्टम बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 2 क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो गया। तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन अपना असर्शन एंड रीजन आ गया दोस्तों। तो असर्शन एंड रीजन में मैंने बार बार आपसे बोला है कि असर्शन एंड रीजन को काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन होता है। यहाँ पर बच्चों की गलती होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। मैक्सिमम बच्चे जो होते हैं वो ए और बी में कंफ्यूज हो जाते हैं, ए और सही है कि बी सही है। तो मैंने आपसे प्रीवियस वीडियो में भी कई बार डिस्कस किया है कि असर्शन को पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, बोलना है अपने मन में क्योंकि। अगर असर्शन और रीजन एक दूसरे से मैच कर जाते हैं तो ऑप्शन ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, और अगर मैच नहीं करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, तो यही 2 ट्रिक है। अब हम लोग पढ़ते हैं और बाद में हम लोग बोलते हैं क्योंकि या कॉज बोल करके चेक करते हैं मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है। तो रिवॉल्ट ऑफ द 1857 इज ऑफ्टन सीन एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ड्यू टू इट्स वाइड रीचिंग इम्पैक्ट
अक्रॉस इंडिया। क्या है इसका वाइड रीचिंग इम्पैक्ट अक्रॉस इंडिया पड़ा था? जो अपना वॉर लड़ा गया था 1857 का, क्या उसको जो जिसको हम लोग इंडियन जो हिस्टोरियंस होते हैं, हम लोग जो होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट वॉर था हमारा, वो इंडिपेंडेंस के लिए था। हम लोगों ने स्वतंत्रता के लिए वॉर लड़ा था। तो क्या उसका वाइड रीचिंग इम्पैक्ट अक्रॉस इंडिया में? तो जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हो वाइड स्प्रेड पड़ा हुआ था। वाइड स्प्रेड वाइड रीचिंग इम्पैक्ट का मतलब क्या होता है? वो पीजेंट भी और रिवॉल्ट में भाग लिए थे। ऐसा नहीं है कि केवल आर्मी लड़ रही थी, हमारे पीजेंट भी लड़ रहे थे, जमींदार भी लड़ रहे थे, राजा भी लड़ रहे थे। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट किया था अक्रॉस इंडिया पे। तो हमारा पहला वाला ऑप्शन तो बिल्कुल भी सही है। अब हम रीजन बोलते हैं, ठीक है। तो रीजन क्या मैच कर रहा है क्या कॉज एसर्शन से? द रिवॉल्ट वॉज लेड एक्सक्लूसिवली द एजुकेटेड मिडिल क्लास। क्या एजुकेटेड लोगों ने रिवॉल्ट को संभाला था क्या? नहीं नहीं, एजुकेटेड लोग तो इससे पूरी तरीके से दूर रहे थे। एजुकेटेड लोग तो ये पॉलिसी रख रहे थे कि ब्रिटिशर्स काफ़ी अच्छे हैं, ब्रिटिशर्स ने हमें इंग्लिश लैंग्वेज दी है, ब्रिटिशर्स ने हमें ट्रेन दिया है, ब्रिटिशर्स काफ़ी अच्छे हैं। तो एजुकेटेड मिडिल क्लास ने कहीं ना कहीं नहीं सपोर्ट किया था रिवॉल्ट को। तो आर हमारा गलत हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में तुम्हारा आंसर तुरंत निकल आएगा। ए इज करेक्ट, आर इज इनकरेक्ट, ठीक है। तो थर्ड का हमारा हो गया सी। अब हम आते हैं फोर्थ पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। सबसे पहले सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कहाँ स्टार्ट हुआ था? तो 1930 में देखिए, जब सॉल्ट मार्च इन्होंने स्टार्ट किया था उसी टाइम से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हो गया था। कहाँ से सॉल्ट मार्च हुआ था? गुजरात के अहमदाबाद में जो साबरमती है अपना ना, साबरमती से दांडी की तरफ गए थे गांधी जी, ठीक है। ओके, तो अब हम ऑप्शन पढ़ते हैं। द मूवमेंट वॉज इनिशिएटेड बाय द महात्मा गांधी इन 1930। बिल्कुल सही, 1930 में स्टार्ट किया था। द मूवमेंट इंक्लूड द रिफ्यूज टू पे टैक्सेज एंड द बाइकाट द ब्रिटिश गुड। हाँ, इसमें इन्होंने अपील किया था, महात्मा गांधी ने पूरे ऑल ओवर इंडिया के लोगों से अपील किया था कि आपको कोई टैक्स नहीं देना है, रिफ्यूज कर दीजिए पे करना, टैक्स करना, ठीक है। और क्या करना? बाइकाट करिए ब्रिटिश गुड्स को, अपने खुद के हैंडमेड चीज़ों को, चरखा से बने हुए प्रोडक्ट का यूज करिए, मेक इन इंडिया को, स्वदेशी चीज़ को यूज करिए, और ब्रिटिश के जितने भी गुड्स आ रहे हैं उनको क्या करिए? बाइकाट कर दीजिए। तो पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जा रहा है अभी तक। थर्ड ऑप्शन भी हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन सही, सेकंड ऑप्शन भी हमारा सही हो गया, ठीक है। थर्ड ऑप्शन देखते हैं। द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कंटिन्यू अंटिल इंडिया अचीव इन इंडिपेंडेंस। क्या सिविल डिसोबीडियंस जो 1930 में स्टार्ट हुआ था, क्या वो आज़ादी तक चलता रहा? 1947 तक, जब तक आज़ाद नहीं करा लिया तब तक चलता रहा? नहीं नहीं, वो तो बंद हो गया था 2 साल में, क्योंकि गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया था 1932 में, तो पूरी तरह से बंद हो गया था। तो 1 और 2 हमारा क्या हो गया? सही है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमारा वही फेवरेट वाला आ गया, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन में तो मैंने आप लोग को बताया कि एक भी अगर आपको ऑप्शन पता रहे या 2 ऑप्शन, तो भी आप पूरी तरीके से एलिमिनेशन मेथड लगा करके आप आंसर निकाल सकते हो। तो भीमराव अंबेडकर को हम लोग करते हैं। भीमराव अंबेडकर क्या थे? तो यहाँ पर देखते हैं चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। देखिए हाँ, बिल्कुल सही, चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी कौन थे? भीमराव अंबेडकर थे। हम लोग को पता है कि जब हमारा फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो रहा था, जो चैप्टर हमारा लास्ट वाला 12th का फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि कौन ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे? अपने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी थे, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू क्या थे? जवाहरलाल नेहरू तो इंतरिम गवर्नमेंट के एक तरीके से प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन लेकर के आया था। अब ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन क्या था? दिसंबर 1946 में जो ऑब्जेक्टिव लेकर आए थे, मतलब प्रियम्बल हमारा कैसा होगा, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा, उसी को उन्होंने बोला ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। तो जवाहरलाल नेहरू नहीं लेकर आए थे, क्योंकि वही क्या थे, एक तरीके से सर्वे सर्वा थे उस समय कांग्रेस के। सरदार वल्लभ भाई पटेल के क्या रोल है? जैसे ही सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम आता है तो हम लोग को पता चलता है कि 565 जो हमारी जो प्रिंसली स्टेट थी उनको क्या किए हैं, वो इंटीग्रेट किए हैं, ठीक है। तो मेनली वर्क टू द इंटीग्रेशन पॉलिसी, ओके। राजेंद्र प्रसाद तो हमको पता ही है, पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो 1 2 3 4 लाइन से हम लोग मैच कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये जो हमने पिछले वाला क्वेश्चन किया है ना, इसमें आप एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे, आंसर तुरंत आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले मैं एक बात आपसे बोल दूं, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए,
किसी को नीड हो तो इसको शेयर भी कर दीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइडेंटिफाई द हड़प्पन साइट विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, हमें हड़प्पन साइट को पता करना है कि कौन से साइट की बात हो रही है, क्या कलिबंगा की, लोथल की, हड़प्पा की, मोहनजोदड़ो की। इट लोकेटेड इन द प्रेजेंट डे गुजरात। तो गुजरात में कौन था, एक तो धौलावीरा था और एक था लोथल। अब इन दोनों की बात हो रही है, तो यहाँ पर देखिए धौलावीरा तो है नहीं, तो दूसरा लोथल हमारा पहले ही ऑप्शन में आ जाता है, लेकिन हम पहले ऐसे नहीं लगाएंगे, हम पूरा ऑप्शन पढ़ेंगे। इट सर्व एज द डॉकयार्ड इंडिकेटिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ द मैरीटाइम ट्रेड। अब यहाँ से कोस्टल जगह पर है, आपको पता है गुजरात में समुद्र है, तो कोस्टल जगह पर है डॉकयार्ड पे, तो पूरी तरीके से मैरीटाइम ट्रेड मतलब समुद्र से पूरा ट्रेड जो होता था वो यहीं पर आकर उतरता था। तो बिल्कुल सही, ठीक है, लोथल की बात हो रही है। बीड मेकिंग, आपको पता है चौहजड़ों में फैक्ट्री मेकिंग थी, तो बीड मेकिंग वहाँ पे भी होता था। यहाँ पे दूसरा फैक्ट्री साइट जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का दूसरा फैक्ट्री साइट था वो लोथल में था, तो यहाँ पे भी बीड मेकिंग, सेल कटिंग होता था। ठीक है, तो बी हमारा लोथल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड। यहाँ पे एक फिगर वाला आ गया, आपको पता है कि फिगर हर समय आएगा, हर ऑब्जेक्टिव में एक फिगर जरूर होगा। तो ये हमारा जो फिगर है ना, ये फिगर हम आपको पता होना चाहिए, ये इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन का है। अब इसके बारे में कुछ चीज़ आपको बता दूंगा जो एग्जाम में बार बार आ रहा है। इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन को किसने लिखा था, तो हरिसेन ने लिखा था। ठीक है, हरिसेन थे जो एक पोएट थे किसके पोएट थे, गुप्ताज डायनेस्टी के समुद्रगुप्त थे, समुद्रगुप्त के कोर्ट में हरिसेन रहते थे। तो पहला क्वेश्चन आएगा कि किसने इलाहाबाद का इंस्क्रिप्शन लिखा है, हरिसेन ने। किस लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो संस्कृत, ये याद रखिएगा संस्कृत। ठीक है, संस्कृत। किसके कोर्ट में रहते थे, तो समुद्रगुप्त के। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन आएगा आपका। तो इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन इसको बोलते हैं। वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग रोल्स वॉज द टिपिकली एसोसिएटेड विद द ब्राह्मण वर्ण इन एंसेंट इंडिया। ओके, अब यहां पर हम लोग देखते हैं ब्राह्मण को कौन से रोल दिए गए थे जो उस एंसेंट टाइम पे ब्राह्मण क्या कराते थे, तो ब्राह्मण का मेनली काम था टीचिंग कराते थे। ठीक है, ब्राह्मण वर्ग के लोग क्या करते थे, टीचिंग कराते थे, और क्या करते थे, सेक्रीफाइसेज क्रिएट कराते थे, रिचुअल्स क्रिएट कराते थे, रिलीजियस ड्यूटीज को परफॉर्म करते थे। ओके, मेनली उनका क्या था, टीचिंग करना ही काम था। तो पहला ऑप्शन पढ़ते हैं हम लोग। पहला ऑप्शन है लैंड कल्टीवेशन करते थे क्या, नहीं बिल्कुल नहीं, अभी हमने पढ़ा टीचिंग का। मिलिट्री सर्विस देते थे क्या, नहीं, मिलिट्री सर्विस तो क्षत्रिय देते थे, तो बिल्कुल नहीं। सी ऑप्शन कंडक्टिंग रिचुअल एंड परफॉर्मिंग रिलीजियस ड्यूटी, हाँ पंडित की काम करते थे, रिलीजियस टीचर बनकर आते थे, तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखिए, ब्राह्मण रिलीजियस टीचिंग, क्षत्रियाज वॉरफेयर के हेड, वैश्याज मर्चेंट, शूद्राज सर्वेंट का काम करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग बुद्धिज्म। बुद्धिज्म के अकॉर्डिंग इनकरेक्ट क्या है, ऐसे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, कई बार अब बच्चे करेक्ट पढ़ लेते हैं इनकरेक्ट के जगह पे, तो इसको ऐसे मार्क कर दीजिएगा एग्जाम में। द कॉन्सेप्ट ऑफ बोधिसत्व इज सेंट्रल ऑफ महायाना बुद्धिज्म। महायाना बुद्धिज्म और हीनयाना बुद्धिज्म 2 पार्ट में टूटा था। महायाना के पार्ट थे बोधिसत्व, जो सेल्फ इनलाइटमेंट पे नहीं, वो औरों को इनलाइट करते थे, औरों को निर्वाण गेन कराते थे पहले, फिर अपने निर्वाण गेन करने के बाद औरों को निर्वाण क्या करते थे, गेन कराते थे। निर्वाण के लिए दूसरों को टीचिंग देते थे, तो महायाना कहते, तो बिल्कुल सही बात है, ये करेक्ट है। लेकिन हमारा इस क्वेश्चन में तो इनकरेक्ट पूछ रहा है, हम इनकरेक्ट खोजेंगे कहाँ पर गलत हो रहा है। हीनयाना बुद्धिज्म फोकस ऑन इंडिविजुअल इनलाइटमेंट एंड मेडिटेशन। क्या अपने इंडिविजुअल इनलाइटमेंट होना चाहते थे और मेडिटेशन होना चाहते थे, नहीं, अपने इंडिविजुअल के लिए थोड़ी ना, वो तो दूसरे को इनलाइटमेंट कराना चाहते थे। ठीक है, महायाना वाले। बौद्धिज्म 2 पार्ट में टूटा था दोस्तों, याद रखिए, एक महायान और एक हीनयान। महायान जो थे उन्होंने चेंज ला दिया था नई चीज़ों के एडॉप्ट करके, हीनयान ने चेंज नहीं लाया था। महायान के लोग स्टैचू वर्शिप करते हैं, हीनयान के लोग वर्शिप नहीं करते हैं। महायान को बुद्ध को स्टैचू फॉर्म में भगवान मानते हैं, हीनयान वाले नहीं मानते, ये चेंजेज है। तो सी ऑप्शन पढ़ते हैं, महायान बुद्धिज्म प्रमोटेड द आइडियल ऑफ द अरहत हु अचीव द निर्वाण फॉर द पर्सनल सेलिब्रेशन। ओके, बिल्कुल सही। तो ये सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्यों सही हो जाएगा, क्योंकि वो निर्वाण को गेन करने के लिए, जो निर्वाण गेन करना चाहते हैं उनको ये हेल्प करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
टू गेन ए डिटेल अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडियन सोसाइटी इकोनॉमी, अगर आप इंडिया की सोसाइटी को, इकोनॉमी को, कल्चर, प्रैक्टिसेज ड्यूरिंग द 14th सेंचुरी, अब 14th सेंचुरी मतलब 13 के बाद और 14 के पहले, 1300 से 1400 के पहले जानना चाहते हैं सोसाइटी, इकोनॉमी, कल्चर इंडिया की, तो स्पेशली फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एक्सटर्नल ऑब्जर्वर, मतलब कोई एक्सटर्नल मतलब बाहर की कंट्री का आकर के कोई लिखा होना चाहिए, या तो अलबरूनी, या तो इब्न बतूता, या तो फ्रैंकोइस बर्नियर, कोई ना कोई आकर के लिखा होना चाहिए इंडियन सोसाइटी, इकोनॉमिक, कल्चरल के बारे में, और वो 14th सेंचुरी में आना चाहिए, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द मोस्ट इन्फॉर्मेशन सोर्सेज, अब कौन आया था 14th सेंचुरी में और किसने इंडियन सोसाइटी के बारे में, इकोनॉमी के बारे में, कल्चर के बारे में बताया है, तो इब्न बतूता कब आया था? 1336 में, तो 14th सेंचुरी में आ रहा है, बिल्कुल सही बात है। अभी हमने बोला 1300 से लेकर 1400 के बीच में आना चाहिए, इब्न बतूता 1336 में आया था। अकाउंट डिस्क्राइबिंग द इंडियन सोसाइटी एंड कस्टम, वेरी गुड, यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन पढ़ लेते ऋग्वेदा, ऋग्वेदा तो बहुत पहले की चीज़ है, ये 14th सेंचुरी की थोड़ी नहीं। अलबरूनी 1017 में आया था, तो ये भी नहीं होगा। ये ब्रिटिश कॉलोनियल रिपोर्ट, ये तो बहुत बाद की बात है, 14th सेंचुरी की नहीं बात है, ब्रिटिश तो बहुत बाद में आए थे। तो मेनली हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से दोस्तों हमारा मैच ऑफ द फॉलोइंग आ गया। तो मैच ऑफ द फॉलोइंग सबसे इजी होता है, मैंने आपको बताया है, ठीक है। अब इसको हम लोग देख लेते हैं कि कौन किससे मैच होता है। तो आपको पता होना चाहिए बाबा फरीद जो है ना, वो किसके दोस्त थे, मतलब किसके थे? गुरु नानक के काफ़ी ज़्यादा क्लोज थे, गुरु नानक के काफ़ी ज़्यादा क्लोज थे, ओके। शेख सलीम चिश्ती, शेखू बाबा शेख सलीम चिश्ती, ये अकबर के कोर्ट में जाते थे, ओके। तो ये हमारा मैच कर गया डी से 4, बी से 2, तो डी से 4 एक ही ऑप्शन है और बी से 2, यानी कि बी ऑप्शन हमारा निकल करके आ गया। ऐसे क्वेश्चन में आप एलिमिनेशन मेथड लगाइए, एक ऑप्शन भी अगर आपका आ जाता है तो उसको आप यूज करके पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। तो ए का 1, मोइनुद्दीन चिश्ती जो थे फाउंडर ऑफ द चिश्ती, जो दरगाह है अजमेर शरीफ में, और निजामुद्दीन औलिया हैं जो नॉन फॉर द हिज एम्फेसाइज एंड टॉलरेंस के लिए जाने जाते हैं, बिल्कुल सही, 11 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर हेल्प्ड इस्टेब्लिश विजयनगर एज ए थ्राइविंग सेंटर ऑफ कॉमर्स, कल्चर एंड रिलीजन इन साउथ इंडिया, कौन सा ऐसा फैक्टर था जिसने हेल्प किया विजयनगर को एज ए थ्राइविंग सेंटर, कॉमर्स का सेंटर बनाने में, कल्चर में, रिलीजन में, हर चीज़ों में बनाने में किसने हेल्प किया? कौन सा ऐसे कंपोनेंट थे जो हेल्प किया विजयनगर एम्पायर को काफ़ी बड़ा सा कॉमर्स, ये क्या हो रहा है, कॉमर्स सेंटर, कल्चरल सेंटर, रिलीजन सेंटर बनाने में, ठीक है। तो हम लोग ऑप्शन पढ़ते हैं, देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होता है। क्या हैवी रिलायंस ऑन द ट्रेड विद दिल्ली, दिल्ली से ट्रेड की वजह से विजयनगर एम्पायर फ्लरिश कर गया क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था, दिल्ली से तो ट्रेड उतना होता ही नहीं था। द सपोर्ट फॉर द हिंदू टेम्पल एंड द पिलग्रिमेज, क्या हिंदू टेम्पल बनाने से, हाँ टेम्पल बनाने से वो काफ़ी ज़्यादा वेल्दी हो गए थे, काफ़ी ज़्यादा वेल्दी हो गए थे, और उनकी रॉयल पावर, हर चीज़ें उनको देखने को मिलती थी। तो ये चीज़ें तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। हमारे टेम्पल के एक अराउंड उनकी पूरी की पूरी इकोनॉमी थी, बहुत ढेर सारा टेम्पल बनाए थे। इनफैक्ट आप साउथ इंडिया में जाए तो 1-1 किलोमीटर का जो टेम्पल मिलता है वो भी विजयनगर एम्पायर का ही टेम्पल है। तो बी ऑप्शन सही है। सी और डी पढ़ लेते हैं। एक्सक्लूसिव फोकस ऑन एग्रीरियन, क्या केवल एग्रीकल्चर पे ही फोकस करते थे क्या? नहीं, अभी हमने देखा टेम्पल था, ट्रेड था, इकोनॉमी थी पूरी। फोर्थ ऑप्शन है प्रोहिबिटेशन ऑफ द फॉरेन ट्रेड, क्या फॉरेन ट्रेड को प्रोहिबिटेड मतलब रोक दिए थे? तो ये इसका कोई मतलब ही नहीं निकलता है, ठीक है। तो बी ऑप्शन हमारा जो है पूरी तरीके से सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ डिड द इंट्रोडक्शन ऑफ द जब्ती सिस्टम इम्पैक्ट मुगल एग्रेरियन सोसाइटी, चूज द बेस्ट आंसर। तो जब्ती सिस्टम जो था मुगल एग्रेरियन सोसाइटी में, वो एक तरीके से असेसमेंट कर लिया जाता था। पहले जब्ती सिस्टम में पहले असेसमेंट कर लिया जाता था और आकलन करके, एनालिसिस करके उस पर लगाया जाता था कि कितना टैक्स लगना है, तो ठीक है। और फिक्स्ड रेवेन्यू की बात होती थी कि फिक्स्ड रेवेन्यू कोई कितना देगा, उसी को जब्ती सिस्टम बोलते थे, ठीक है। तो 13 का ए हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इम्पैक्ट डिड द ब्रिटिश इंट्रोडक्शन ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल हैव ऑन द ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर स्ट्रक्चर। अब देखिए, परमानेंट सेटलमेंट आने से पहले भी जमींदार का था। जमींदार क्या करते थे? टैक्स कलेक्ट करते थे और मुगल को दे देते थे। ब्रिटिशर्स के आने के बाद जमींदार वही रहे, टैक्स कलेक्ट करते थे, अब वो ब्रिटिशर्स को देने लगे मुगल की अपेक्षा।
ब्रिटिशर्स को देने लगे। तब यहाँ पर परमानेंट सेटलमेंट से क्या चीज़ें चेंज हुई, इन्होंने परमानेंट सेटलमेंट ला करके रेवेन्यू को काफ़ी बढ़ा करके और टैक्स हैवी कर दिया। पहले के टाइम पे टैक्स हैवी नहीं होता था, फ्लक्चुएट करता था, फ्लड आता था तो पैमाइन आता था तो टैक्स नहीं लेते थे मुगल बादशाह, लेकिन यहाँ पर फिक्स था, सनसेट लॉ था जिसके अकॉर्डिंग देना है टैक्स तो देना है। ठीक है, तो इसके ऑप्शन को हम लोग पढ़ लेते हैं। इसमें लैंड ऑनरशिप किसकी थी, इसमें लैंड ऑनरशिप पीजेंट से हट करके जमींदार के पास चली गई। जमींदार केवल चाहता था टैक्स कलेक्ट कर लेता था और पीजेंट की कोई ऑनरशिप नहीं होती थी। तो सबसे ज़्यादा परेशान कौन थे, सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहे थे पीजेंट। तो ये देखते हैं परमानेंट सेटलमेंट के स्ट्रक्चर में क्या क्या आंसर हमारे सही निकलते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है इट मेड ए पीजेंट डायरेक्ट ऑनर। क्या इसने पीजेंट को डायरेक्ट ऑनर बना दिया? नहीं नहीं नहीं, गलत है, इसने तो जमींदार को ऑनरशिप दे दी। इट मेड द जमींदार रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग ए फिक्स्ड रेवेन्यू फ्रॉम पीजेंट। वेरी गुड, ये ऑप्शन हमारा सही है, पीजेंट चालू करते थे। ओके, थर्ड ऑप्शन तो गलत है। इट अबॉलिश ऑल जमींदारी। क्या इसने जमींदारी सारी अबॉलिश करवा दी? नहीं। इट लेड टू द कंप्लीट कंट्रोल ऑफ एग्रीकल्चर बाय ब्रिटिश आर्मी। क्या ब्रिटिश ने अपनी आर्मी उतार के कंट्रोल कर लिया एग्रीकल्चर को? ये तो सब गलत ऑप्शन दिया हुआ है, तो बी ऑप्शन अपना सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कंपेयर द कॉज ऑफ 1857 रिवोल्ट। 1857 रिवोल्ट में मैंने आपको भी पहले ही बताया कि वो सिर्फ आर्मी रिवोल्ट नहीं था, वो पीजेंट रिवोल्ट, जमींदार रिवोल्ट, राजा का रिवोल्ट, वुमेन रिवोल्ट, सब लोगों ने पार्टिसिपेट कर दिया था। तो 1857 रिवोल्ट काफ़ी बड़ा रिवोल्ट हो जाता है। और इसको कंपेयर करना है सिपाही म्यूटनी इन ब्रिटिश इंडिया। जो ब्रिटिश इंडिया में जो सिपाही म्यूटनी, सिपाहियों का जो छोटे छोटे सिपाही होते थे वो एक अपनी म्यूटनी कर लेते थे, जो मंगल पांडे ने कर रखा था। तो दोनों में क्या क्या चीज़ों में डिफरेंस था 1857 रिवोल्ट और सिपाही म्यूटनी में? मैंने पहले ही बता दिया, एक काफ़ी बड़ा रिवोल्ट था और एक काफ़ी छोटा सा रिवोल्ट था। ठीक है, अब देखते हैं। बोथ वर द प्राइमरली कॉज्ड बाय लोकल किंग रेजिस्टेंट टू द ब्रिटिश पॉलिसी। क्या दोनों लोकल किंग ने क्रिएट कराया था? क्या नहीं, लोकल किंग ने तो साथ दिया था लेकिन क्रिएट दोनों को वो इन्होंने नहीं कराया था। अब सिपाही रिवोल्ट में किंग का क्या हुआ है? द 1857 रिवोल्ट इन्वॉल्व वाइड स्प्रेड सिविलियन पार्टिसिपेशन। क्या 1857, हमने पहले बताया, सब ने पार्टिसिपेट किया था, सारे सिविलियन ने, सब आदमी ने। अनलाइक द सिपाही म्यूटनी में क्या हुआ था? विच वॉज द लिमिटेड टू द सोल्जर। वेरी गुड, ये सिपाही म्यूटनी सोल्जर ने क्रिएट किया था और 1857 का जो रिवोल्ट था सब ने किया था, सारे इंडियन ने, यही डिफरेंस था उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वाई डिड द दांडी मार्च बिकम एन आइकॉनिक मूवमेंट इन द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट? ओके, दांडी मार्च इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में आइकॉनिक मूवमेंट क्यों बन जाता है? लेड बाय महात्मा गांधी। क्यों ये बहुत ही आइकॉनिक मूवमेंट बन जाता है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन हम लोग पढ़ते हैं। इट मार्क गांधी जी शिफ्ट टू द वायलेंट। क्या गांधी जी ने इसमें वायलेंस किया था क्या? नहीं नहीं नहीं, वायलेंस से गांधी जी का क्या लेना देना है, वो तो शांति के पुजारी थे, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। इट वॉज द डायरेक्ट एक्शन अगेंस्ट द ब्रिटिश सॉल्ट मोनोपोली सिम्बलाइज द डिफेंस ऑफ द ऑपरेसिव लॉ। वेरी गुड, इन्होंने क्या किया था? सॉल्ट बनाया था। इसमें सॉल्ट ही क्यों बनाया था? क्योंकि सॉल्ट जो था पूरे अमीर और गरीब सब लोग यूज करते थे, इसलिए उन्होंने सॉल्ट बना करके, सॉल्ट की मोनोपोली ब्रिटिशर्स के पास थी, केवल ब्रिटिशर्स ही सॉल्ट बेच सकते थे, उनकी मोनोपोली ख़त्म कर दी और जो हाई टैक्स लगाए थे ब्रिटिशर्स उसके अगेंस्ट इन्होंने खुद का नमक बना करके खुद ही खा लिया। तो इस तरीके से इन्होंने अगेंस्ट गए थे। ठीक है, और सबके लोग इससे क्या हो गया, पूरे के इंडिया यूनाइट हो गया। पूरा इंडिया यूनाइट कैसे हो गया? क्योंकि सारे लोग नमक खाते थे, सब लोग इससे कनेक्ट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इस ऑप्शन को क्या करना है? अरेंज करना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमको अरेंज करना है। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट रिलेटेड क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब इसमें हम लोग क्या करना है, हमें डेट पता होना चाहिए। तो देखिए, अगर डेट अगर आप लोग को ऐसे क्वेश्चन में एक दो का नहीं भी पता रहता है तो आप देखिए सबसे लास्ट में क्या हुआ है या सबसे पहले क्या हुआ है। अगर ये चीज़ भी अगर आप जान लेंगे ना तो कोई ऑप्शन से आप एलिमिनेशन मेथड यूज करके आप लगा सकते हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या हो सकता है। तो सबसे पहला ऑप्शन है फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सबसे पहले क्या हो सकता है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो कब बनी होगी? 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी कि हमें क्या बनाना है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, स्टार्ट करना, तो 1946 में ही बना था। एडॉप्शन ऑफ द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। अब ये देखिए, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन जाएगी तभी तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन आएगा, तभी तो नेहरू अपना स्पीच देंगे। तो दिसंबर 1946 में सेकेंड हमारा ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन आया था, शायद 12 दिसंबर 1946 को था। ठीक, 1946। ओके, तो ये दोनों 1946 यानी 1 और 2
उसके बाद इलेक्शन ऑफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एज द हेड ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी के इलेक्शन के करा के हेड कब बने ड्राफ्टिंग कमेटी के, तो 1947 में ये ड्राफ्टिंग कमेटी के बाबा साहब हेड बनते हैं। ठीक है, तो 1 2 3 लास्ट में बता एडॉप्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो आपको पता है कब एडॉप्ट किया गया, तो 26 नवंबर 1949। ठीक है, तो 1 2 3 4 हमारा ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर वाज द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हड़प्पन अर्बन प्लानिंग। देखिए, कभी भी हड़प्पा की अर्बन प्लानिंग के बारे में आपसे पूछे तो सबसे बड़ा एक चीज़ आप बताइए उनको कि ग्रिड पैटर्न पे बना हुआ था। ग्रिड पैटर्न क्या था, मैंने आप लोगों को कितनी बार बताया है, इस तरीके के घर एक लाइन में बने होते हैं, ये स्ट्रक्चर होता है। जैसे आज हमारी सिटी बनती है, बीच बीच नालियाँ होती हैं, तो हमारा ग्रिड पैटर्न कहाँ है इसमें, देखिए ड्रेनेज सिस्टम इन द ग्रिड पैटर्न, यही ऑप्शन सिटी की सबसे ज़्यादा बड़ी विशेषता थी उस टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग विद द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग द फाउंडर ऑफ प्रोमिनेंट डायनेस्टी इन अर्ली इंडिया। चंद्रगुप्त मौर्य किस डायनेस्टी के थे, मौर्यन डायनेस्टी के थे। इसी मौर्यन डायनेस्टी के अशोक भी थे। तो कनिष्क किसके थे, कनिष्क तो आप लोग को पता ही है कुषाण डायनेस्टी के थे। बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। आइडेंटिफाई द सोशल कैटेगरी बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ये कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, सोशल कैटेगरी बताना किस कैटेगरी के लोगों की बात हो रही है। दिस कैटेगरी वाज ए बॉटम, सबसे लोअर लेवल पे ये कैटेगरी रहती, सबसे लोअर लेवल पे थी। ठीक है, तो ब्राह्मण तो नहीं होंगे, छत्री भी लोअर लेवल पे नहीं थे क्योंकि ये 1 2 थे। शूद्राज और चंडाल में हमारा कंफ्यूजन है, शूद्राज और चंडाल में हमारा कंफ्यूजन है। सेकंड ऑप्शन पढ़ते हैं। मेंबर ऑफ दिस ग्रुप ऑफ्टन परफॉर्म मिनियल टास्क वर द कंसिडर। मिनियल टास्क मतलब होता है कि दूसरे के डिसकार्डेड मटेरियल्स को यूज करना, जो डेड बॉडी है उसको जलाना, ये सारी चीज़ों को, जो इसके कोई रिलेटिव नहीं है उसके डेड बॉडी को जलाना, ये सारी चीज़ों को वो करते थे और उनको अनटचेबल करते थे, मतलब उनको टच भी नहीं करना था। तो ये तो आपको पता ही है, अगर आपने 3rd चैप्टर और 4th चैप्टर पढ़ा होगा तो चंडाल के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट इसका ऑप्शन है दे वर द एक्सक्लूडेड फ्रॉम टेम्पल। ये टेम्पल में नहीं जा सकते थे, अगर ये आते भी थे तो छड़ी बजा करके गाँव में आते थे क्योंकि इनको देखना भी वो था, पाप था एक तरीके का उस समय पे हायर क्लास को। तो चंडाल के बारे में बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन के पे चलते हैं हम लोग। लास्ट क्वेश्चन है अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज वर प्रमोटेड बाय द टीचिंग ऑफ द बुद्धा इन अर्ली इंडियन सोसाइटी। बुद्धा की क्या टीचिंग थी अर्ली इंडिया सोसाइटी की। ठीक है, तो बुद्धा की क्या थी, तो रिचुअलिस्टिक वर्शिप एंड सेक्रीफाइजेज, बलि की वो बात करते थे, क्या बलि करिए सेक्रीफाइजेज करिए, नहीं, बलि की तो बात कभी किया ही नहीं ना बुद्ध ने। ठीक है, वो तो अहिंसा की बात करते थे। एक्युमुलेशन ऑफ द वेल्थ, क्या वेल्थ को एक्युमुलेट करना, पैसा कमाने की बात करते थे, क्या मटेरियल सक्सेस की, नहीं, वो तो खुद ही घर छोड़ के मोनास्टिक लाइफ में रहते थे, तो पैसा कमाने की बात क्या करेंगे। इस्टेब्लिश द पॉलिटिकल अलायंस एमंग द ट्राइब, ट्राइबल में पॉलिटिकल अलायंस बनाने लगे थे क्या, बिल्कुल नहीं, इसकी बात नहीं करते थे। इंडिविजुअल द मोरल कंडक्ट एंड द पाथ ऑफ इनलाइटमेंट, हाँ, मोरल कंडक्ट मोरल वैल्यू को अपलिफ्ट करिए और इनलाइटमेंट यानी निर्वाण को गेन करिए, इसकी बात करते थे वो। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 21 क्वेश्चन हमने बहुत ही डेडिकेशन के साथ कंप्लीट कर लिया। देखिए दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अच्छे तरीके से आप पढ़ाई करिए अगर आपको 80 आउट ऑफ 80 को गेन करना है। ठीक है, 100% रिजल्ट आपको लाना है तो इस पे बने रहिए। 30 सैम्पल पेपर को एज इट इज़ फॉलो करते जाइए, जैसे जैसे वीडियो आ रहा देखते जाइए। ठीक है, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी सजेशन हो कमेंट में दीजिए, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, मैं सबका रिप्लाई दूंगा। थैंक यू सो मच।